तो आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जिसके बारे में हम सबने सुना तो है लेकिन शायद पूरी तरह समझा नहीं है। हमारे पास डॉक्टर जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब द पावर ऑफ ए सबकॉन्शियस माइंड का एक सारांश है, और हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, बल्कि ये समझना है कि इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है और क्या ये वाकई असल जिंदगी में काम करता है। बिल्कुल, क्योंकि ये विचार जितना आकर्षक है उतना ही भ्रामक भी हो सकता है अगर इसे ठीक से न समझा जाए। तो आज हम इस सारांश की परतों को खोलेंगे और देखेंगे कि हमारे विचारों और हमारी हकीकत के बीच का ये रिश्ता कैसे काम करता है। इस किताब का जो केंद्रीय विचार है वो एक बहुत ही दिलचस्प उपमा से समझाया गया है कि हमारा मन एक बगीचे की तरह है। हाँ, वो बगीचे वाली बात। बिल्कुल। हमारा चेतन मन यानी कॉन्शियस माइंड वो माली है जो बीज चुनता है, और हमारा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड वो उपजाऊ जमीन है, और हमारे विचार वो बीज है। हाँ, अपनी पूरी ताकत से पोषित करके उगा देना। ठीक इसी तरह हमारा अवचेतन मन सही गलत, अच्छे बुरे या सच झूठ में फर्क नहीं करता। एक मिनट, ये बात थोड़ी डरावनी भी है। इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर मेरे मन में कोई फालतू का नकारात्मक विचार आ गया तो क्या मेरा अवचेतन मन उसे भी सच करने में लग जाएगा? हम दिन भर में तो न जाने क्या क्या सोचते हैं। बहुत अच्छा सवाल है, और यही वो बारीकी है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। बात सिर्फ एक आवारा विचार की नहीं है, बात उन विचारों की है जिन्हें हम बार बार सोचते हैं, और सबसे जरूरी जिन्हें हम अपनी भावनाओं से सींचते हैं। भावनाओं से? हाँ, एक अकेला बीज शायद न उगे, लेकिन जिस बीज को आप रोज पानी देंगे, उस पे ध्यान देंगे, वो जरूर जड़ें पकड़ लेगा। अवचेतन मन के लिए भावनाएं उस पानी की तरह है। ठीक है, तो मतलब जैसा बोगे वैसा काटोगे वाली कहावत सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि हमारे दिमाग का एक तरह से ऑपरेटिंग मैनुअल है। बिल्कुल। चलिए, तो फिर इस ऑपरेटिंग सिस्टम को और करीब से समझते हैं। ये चेतन और अवचेतन मन का खेल असल में है क्या? इसे ऐसे समझें कि हमारा चेतन मन जहाज का कप्तान है। वो नक्शा देखता है, फैसले लेता है, तर्क करता है और तय करता है कि जहाज को कहाँ जाना है। अभी हम जो बात कर रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सब चेतन मन से हो रहा है। लेकिन जहाज को असल में चला कौन रहा है? इंजन रूम में बैठी एक विशाल टीम जो कप्तान के आदेशों पर सवाल नहीं करती। वो है हमारा अवचेतन मन। और ये इंजन रूम कभी सोता नहीं है ना? कभी नहीं। ये 24/7 काम करता है। ये हमारे दिल की धड़कन चला रहा है, हमारी सांसें नियंत्रित कर रहा है, हमारे शरीर की हर कोशिका की मरम्मत कर रहा है। ये हमारी आदतों का घर है। जब आप बिना सोचे समझे गाड़ी चलाकर घर पहुंच जाते हैं या टाइपिंग करते वक्त कीबोर्ड को नहीं देखते, तो वो आपका अवचेतन मन ही होता है जो काम कर रहा होता है। ये एक शक्तिशाली ऑटो पायलट है। तो अगर कप्तान यानी चेतन मन बार बार इंजन रूम को यह संदेश भेजे कि हम एक तूफान की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंजन रूम क्या करेगा? वो जहाज को तूफान के लिए तैयार करना शुरू कर देगा। वो मशीनरी को उस दिशा में मोड़ देगा। वो तर्क नहीं करेगा कि कप्तान, क्या आप श्योर हैं? वो बस आदेश का पालन करेगा। बिल्कुल। इसी तरह अगर हम लगातार गरीबी, बीमारी या असफलता के बारे में सोचते और महसूस करते हैं, तो हमारा अवचेतन मन उन परिस्थितियों को हमारी ओर आकर्षित करने और उन्हें सच साबित करने के लिए काम करना शुरू कर देता है। वो हमारे व्यवहार, हमारे फैसलों और हमारी ऊर्जा को उसी दिशा में ढाल देता है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही है, हम इस शक्तिशाली ऑटो पायलट को सही निर्देश कैसे दें? अगर ये हमारी बातों को सचमुच इतना गंभीरता से लेता है, तो इसे प्रोग्राम करने का तरीका क्या है? सारांश में कुछ तकनीकों का जिक्र है। हाँ, और यह इस चर्चा का सबसे व्यवहारिक हिस्सा है। ये सिर्फ थ्योरी नहीं, यह एक टूल किट है। लेकिन यह कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसमें मेहनत और निरंतरता लगती है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति है आकाश, जिससे लोगों के सामने बोलने में मतलब पब्लिक स्पीकिंग में बहुत डर लगता है। जैसे ही वो स्टेज पर जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं, गला सूख जाता है। अब आकाश इस टूलकिट का इस्तेमाल कैसे करेगा? सबसे पहली तकनीक बताई गई है आस्था या विश्वास। ये सुनने में थोड़ा आसान लगता है। क्या उसे सिर्फ ये विश्वास करना है कि वो एक अच्छा वक्ता है? ये सिर्फ विश्वास नहीं है, एक्चुअली ये सबसे मुश्किल कदम है। यहाँ विश्वास का मतलब जबरदस्ती खुद को यकीन दिलाना नहीं है। इसका मतलब शक को रास्ते से हटाना है। आकाश का अवचेतन मन सालों से इस विश्वास पर चल रहा है कि मैं लोगों के सामने बोल नहीं सकता। ये एक गहरा प्रोग्राम है।
अब अगर वो ऊपर ऊपर से सोचेगा कि मैं एक अच्छा वक्ता हूं, तो उसका अवचेतन मन उसे खारिज कर देगा, क्योंकि ये उसके गहरे विश्वास से मेल नहीं खाता। तो फिर वो क्या करे? उसे शक को खत्म करना होगा। विश्वास एक बीज बोने जैसा है। आप बीज बोकर हर दिन उसे खोदकर ये देखने नहीं जाते कि वो उगा या नहीं। सही बात है। ऐसा करने से बीज मर जाएगा। आपको भरोसा करना होता है कि जमीन अपना काम कर रही है। आकाश को अपने मन में एक नया विचार बोना है और फिर शक करके उसे खोदना बंद करना है। विश्वास वो शांत भरोसा है जो कहता है, मैंने बीज बो दिया है, अब ये उगेगा। दूसरी तकनीक आती है अफर्मेशंस, यानी सकारात्मक कथन। तो क्या अब आकाश शीशे के सामने खड़े होकर 100 बार दोहराएगा, मैं एक महान वक्ता हूं? ये थोड़ा फिल्मी नहीं लगता? लग सकता है, अगर इसे गलत तरीके से किया जाए। यहाँ दोहराव का मतलब रटना नहीं है। हमारा दिमाग पैटर्न्स पर काम करता है। आकाश के दिमाग में असफलता का एक न्यूरल पाथवे, एक तरह का दिमागी रास्ता बहुत मजबूत हो चुका है। अफर्मेशंस का काम उस पुराने रास्ते के बगल में एक नया सकारात्मक रास्ता बनाना है। और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ शब्द काफी नहीं है। तो फिर क्या जरूरी है? शब्द के साथ जुड़ी भावना। अगर आकाश मैं एक आत्मविश्वासी वक्ता हूं बोल रहा है, लेकिन अंदर से डर और घबराहट महसूस कर रहा है, तो उसका अवचेतन मन उसकी भावना को पकड़ेगा, शब्दों को नहीं। अच्छा। इसलिए शुरुआत ऐसे वाक्यों से करनी चाहिए जो विश्वसनीय लगें, जैसे मैं हर दिन बोलने में थोड़ा और सहज हो रहा हूं, या मेरे पास साझा करने के लिए अच्छे विचार हैं। जब वो इन वाक्यों को दोहराए तो उसे उस सहजता और आत्मविश्वास को महसूस करने की कोशिश करनी होगी। भावना के बिना एफर्मेशन एक खाली कारतूस की तरह है। अच्छा, तो भावनाएं अवचेतन मन की भाषा हैं। ये तो सोचने का बिल्कुल नया तरीका है। मतलब हमारा दिमाग लॉजिक से ज्यादा इमोशंस पर चलता है। बिल्कुल। और यहीं पर तीसरी टेक्निक विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना सबसे शक्तिशाली हो जाती है। ये सिर्फ एक तस्वीर देखने जैसा नहीं है, ये एक मानसिक रिहर्सल है। आकाश को अपनी आंखें बंद करके खुद को सफलतापूर्वक प्रेजेंटेशन देते हुए देखना है। उसे सिर्फ देखना नहीं है, बल्कि उस अनुभव को जीना है। उसे जीना है, इसका क्या मतलब? उसे महसूस करना है कि उसके हाथ में माइक कितना स्थिर है, उसकी आवाज कितनी साफ और बुलंद है। उसे दर्शकों के चेहरे पर प्रशंसा के भाव देखने हैं। उसे प्रेजेंटेशन के बाद की तालियों की गड़गड़ाहट सुननी है। और सबसे जरूरी, उसे उस सफलता के बाद होने वाली गर्व और राहत की भावना को अपने सीने में महसूस करना है। जब हम किसी चीज को इतनी शिद्दत और भावनाओं के साथ कल्पना करते हैं, तो हमारा दिमाग असल और कल्पना में ज्यादा फर्क नहीं कर पाता। वो वही न्यूरल पाथवे एक्टिवेट करता है जो असल घटना के समय करता। बार बार ऐसा करने से आकाश का दिमाग उस सफलता के अनुभव से परिचित हो जाता है। डर की जगह आत्मविश्वास का एक नया दिमागी पैटर्न बनना शुरू हो जाता है। ये तो वाकई शक्तिशाली है। मतलब भविष्य की घटना को वर्तमान की भावना में बदलने की कला है। और चौथी तकनीक है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। ये थोड़ी अजीब लगती है। जो चीज अभी हुई ही नहीं, उसके लिए धन्यवाद कैसे दें? आकाश किस बात के लिए धन्यवाद देगा? ये विश्वास को सील करने जैसा है। सोचिए, आपने अमेज़न पे कुछ ऑर्डर किया। आप ऑर्डर करने के बाद चिंता नहीं करते कि वो आएगा या नहीं, आप भरोसा करते। कृतज्ञता वही भरोसा है। अच्छा। आकाश पहले से ही उस अवसर के लिए धन्यवाद दे सकता है जो उसे मिलने वाला है। वो कह सकता है, मैं उस मंच के लिए आभारी हूं जहां मुझे अपने विचार साझा करने का मौका मिलेगा। ये भावना उसे डर से हटाकर उद्देश्य पर केंद्रित करती है। जब हम पहले से ही धन्यवाद देते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को यह संदेश भेज रहे होते हैं कि मुझे पूरा यकीन है कि मेरा ऑर्डर डिलीवर होगा। ये शक की हर गुंजाइश को खत्म कर देता है। ठीक है, तो ये चारों तकनीकें, विश्वास, भावनात्मक एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता, सुनने में तो बहुत शक्तिशाली लगती हैं। आकाश जैसे किसी व्यक्ति के लिए ये एक पूरा रोड मैप हो सकता है। लेकिन क्या ये सिर्फ डर जैसी मानसिक चीजों पर ही काम करता है, या इसका असर हमारी सेहत या बैंक बैलेंस पर भी पड़ सकता है? क्योंकि यहीं आकर ज्यादातर लोग संशय में पड़ जाते हैं। और ये एक जायज सवाल है। किताब का दावा है कि इन सिद्धांतों का असर जीवन के हर क्षेत्र पर होता है, स्वास्थ्य, रिश्ते और आर्थिक स्थिति। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। ये कोई जादू नहीं है जो मेहनत या मेडिकल साइंस की जगह ले ले। तो फिर ये काम कैसे करता है?
क्या कोई सिर्फ लेटकर अमीर बनने की कल्पना कर सकता है और उसके खाते में पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। ये इस तरह काम करता है। मान लीजिए किसी के अवचेतन मन में ये विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है या मैं ज्यादा पैसे के लायक नहीं हूं। तो ये विश्वास एक फिल्टर की तरह काम करेगा। वो व्यक्ति मेहनत तो करेगा, लेकिन वो उन अवसरों को देख ही नहीं पाएगा जो उसके सामने होंगे। अगर कोई अवसर मिलेगा भी तो वो कोई ऐसी गलती कर देगा जिससे वो हाथ से निकल जाए। वो अनजाने में खुद को ही सैबोटाज करेगा। अच्छा, तो ये तकनीकें उस अंदरूनी फिल्टर को बदलती हैं। एग्जैक्टली। जब आप अपने अवचेतन मन को दौलत और समृद्धि के विचारों से प्रोग्राम करते हैं तो आप अपने अंदरूनी प्रतिरोध को खत्म कर रहे होते हैं। आपका दिमाग अवसरों को पहचानने के लिए प्रशिक्षित हो जाता है। आप ऐसे फैसले लेने लगते हैं जो आपको सफलता की ओर ले जाएं। ये मेहनत का विकल्प नहीं है, यह आपकी मेहनत को सही दिशा देने वाला कंपास है। सही है। इसी तरह स्वास्थ्य के मामले में सकारात्मक सोच और कल्पना शरीर की प्राकृतिक उपचार क्षमता को बढ़ा सकती है, तनाव कम कर सकती है, जो कई बीमारियों की जड़ है। लेकिन यह डॉक्टर का इलाज नहीं छोड़ने का बहाना नहीं है, यह इलाज को और असरदार बनाने का एक सहायक साधन है। तो मतलब ये हमारे बाहरी कर्मों को हमारे आंतरिक विश्वासों के साथ अलाइन करने का एक तरीका है। अगर अंदर और बाहर एक ही दिशा में काम करेंगे तो नतीजे बेहतर होंगे। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। जब आपका ऑटो पायलट भी उसी दिशा में जा रहा हो जिस दिशा में आपका कप्तान जहाज को ले जाना चाहता है, तो मंजिल तक पहुंचना ज्यादा आसान और तेज हो जाता है। तो आज की इस पूरी चर्चा का निचोड़ ये है कि हमारा अवचेतन मन एक शक्तिशाली सहयोगी है, लेकिन ये एक डबल एज स्वॉर्ड यानी दो धारी तलवार की तरह है। ये एक उपजाऊ जमीन है जो अच्छे बुरे में भेद नहीं करती, बस वही उगाती है जिसके बीज हम अपनी भावनाओं और विश्वासों से सींचते हैं। और विश्वास, भावनात्मक कथन, कल्पना और कृतज्ञता जैसे औजार उस माली के हाथ में वो उपकरण है जिनसे वो अपने बगीचे की देखभाल कर सकता है, नए बीज बो सकता है और उसे अपनी इच्छानुसार आकार दे सकता है। मतलब ये है कि हम अपनी जिंदगी के हालात के लिए सिर्फ बाहरी दुनिया को दोष नहीं दे सकते। हमारे अंदरूनी बगीचे की स्थिति भी उतनी ही मायने रखती है। अगर हम इस बगीचे की जिम्मेदारी लेना सीख जाएं, तो हम अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं, जिस पर आगे सोचा जा सकता है। हमने सकारात्मक बीज बोने और अपने बगीचे को सुंदर बनाने की बात की, पर उस खरपतवार का क्या जो हमारे बगीचे में हर रोज उगती है? मेरा मतलब उन नकारात्मक विचारों से है जो बाहरी दुनिया से हम पर लगातार बरसाए जाते हैं। खबरें, सोशल मीडिया, आसपास के लोगों की बातें। अगर अवचेतन मन हमेशा काम कर रहा है और हर तरह के बीज को स्वीकार कर रहा है, तो कोई व्यक्ति अपने सकारात्मक आंतरिक बगीचे को बनाते समय इस बाहरी नकारात्मकता के निरंतर प्रवाह से खुद को कैसे बचाए? सिर्फ अच्छे बीज बोना ही काफी है या हमें हर रोज अपने बगीचे से इन खरपतवारों को निकालने की कला भी सीखनी होगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद इस टूल किट के इस्तेमाल को और भी प्रभावी बना सकता है।